सप्लाई क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सप्लाई एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आज सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। सप्लाई किसी कमोडिटी की वो क्वांटिटी है जिसे कोई सेलर एक गिवन प्राइस पर विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल हो। मतलब सप्लाई इज अ क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी which a firm or seller is willing and able to offer at a given price during a given period of time. सप्लाई के दो टाइप्स होते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई मतलब एक इंडिविजुअल फर्म किसी कमोडिटी के गिवन प्राइस पर जो क्वांटिटी ऑफर फॉर सेल ये रेडी हो उसे इंडिविजुअल सप्लाई कहेंगे। और दूसरा है मार्केट सप्लाई। मतलब इंडिविजुअल सप्लाई को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई की द क्वांटिटी व्हिच एन इंडिविजुअल फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और मार्केट सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी व्हिच ऑल इंडिविजुअल सेलर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल ड्यूरिंग at a given price during a given period of time. अब तीसरा कॉन्सेप्ट सप्लाई से रिलेटेड सीखेंगे, सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है of different quantities of the commodity supplied at different prices during a given period of time. ये सप्लाई शेड्यूल ये दो टाइप का होता है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल refers to different quantities of a commodity which an individual farmer is willing and able to offer for sale during a given period of time. Or market supply schedule refers to different quantities of the commodity which all individual sellers are willing and able to offer at different prices during a given period of time. अब इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल को एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। ऊपर में लिख लेंगे इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। फर्स्ट कॉलम में प्राइस लिख दिया 10, 20, 30, 40, 50। फिर सप्लाई में फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी इस तरह से लिख दिया। फर्म ए का लिख दिया 1 से लेकर के 5 तक, फर्म बी का 2 से लेकर के 6 तक, फर्म सी का 3 से लेकर 7 तक। और मार्केट सप्लाई शेड्यूल इन इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का टोटल होता है, तो इसका टोटल कर दिया। अब चौथे कॉन्सेप्ट में आते हैं सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सप्लाई कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन of different quantities of the commodity supplied at different prices during a given period of time. तो ये सप्लाई कर्व ये दो टाइप के हो गए, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन of different quantities of a commodity supplied by an individual firm at different prices during a given period of time. And market supply curve is graphical presentation या diagrammatic presentation of different quantities of a commodity supplied at different prices by all individual firms during a given period of time. अब इसको भी डायग्राम से समझ सकते हैं। एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी सप्लाइड को लिखा, ऊपर के जो सप्लाई शेड्यूल है उसी के इंफॉर्मेशन से ये बनाया, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी सप्लाइड को दिखाया और वाई एक्सिस पर प्राइस को दिखाया, और डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर इनके क्वांटिटी सप्लाइड की प्लॉटिंग कर ली, और सारे फर्म ए के सारे क्वांटिटीज को मिलाया, तो फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी का सब सप्लाई हो गया और मार्केट सप्लाई का भी इस तरह से। ध्यान रखेंगे मार्केट सप्लाई का जो पैटर्न होगा इन तीनों इंडिविजुअल सप्लाई का वो टोटल होता है, वो जो पैटर्न होता है। अब इस सप्लाई से रिलेटेड फिफ्थ कॉन्सेप्ट में आते हैं। फिफ्थ कॉन्सेप्ट है सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग
सप्लाई। अब ये सप्लाई फंक्शन ये दो टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन एंड मार्केट सप्लाई फंक्शन। Individual supply function refers to the functional relationship between individual supply and factors affecting individual supply. Or market supply function is a functional relationship between market supply and factors affecting market supply. छह सात होते हैं, छह फैक्टर्स होते हैं या डिटर्मिनेंट होते हैं इंडिविजुअल सप्लाई के, और तीन जनरली बुक्स में जो दिए हुए हैं तीन फैक्टर्स होते हैं या डिटर्मिनेंट्स होते हैं मार्केट सप्लाई के, इन एडिशन टू ऑल फैक्टर्स इंडिविजुअल अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई। मतलब इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट करने वाले अगर 6 फैक्टर्स हैं, मार्केट सप्लाई को अफेक्ट करने वाले 9 फैक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल सप्लाई के फैक्टर्स। और ये सप्लाई के फैक्टर्स के एक्सप्लेनेशन में दो बातों को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। किसी पर भी किसी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन अगर ये आता है तो हर पॉइंट का एक्सप्लेनेशन इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। पहला तो ये कि जब हम एक फैक्टर और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप की स्टडी करेंगे तो मान लेंगे कि बाकी के फैक्टर में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, वो कांस्टेंट है। और दूसरा एजेंशन ये मान लेंगे कि फर्म या सेलर प्रॉफिट मैक्सिमाइजर होता है। तो हर पॉइंट का एक्सप्लेनेशन इन्हीं दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, जैसे किसी कमोडिटी की प्राइस। मैं एक दो पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे किसी कमोडिटी की प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्यों डायरेक्ट रिलेशन होता है? क्योंकि प्राइस, अगर किसी क्वांटिटी की प्राइस इंक्रीज हो और उसका कॉस्ट कांस्टेंट रहे तो प्राइस इंक्रीज होने पर सिंपली पर यूनिट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। जब पर यूनिट प्राइस बढ़ने से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है क्योंकि ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, तो वो फर्म के लिए एक इंसेंटिव होता है। फर्म का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, वो इसलिए इसका सप्लाई बढ़ा देता है। इसीलिए कमोडिटी की प्राइस और उसके सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन होता है। दूसरा फैक्टर कह सकते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इकोनॉमिक्स में रिलेटेड गुड्स दो होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस और उसके सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, और सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस और उसके सप्लाई के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। तीसरा फैक्टर है फैक्टर और कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट इंक्रीज हो तो सेम प्राइस पर प्रोड्यूसर सेलर का प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। जब उसका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो सप्लाई को डिक्रीज करेगा। मतलब फैक्टर कॉस्ट और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अगला फैक्टर टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का सिंपल मतलब दो होता है कि टेक्नोलॉजी का एडवांस तभी मानते हैं जब वो सेम रॉ मटेरियल से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करे या सेम आउटपुट लेस इनपुट से यूज करे तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। अगर एडवांस टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है तो सप्लाई बढ़ेगी, और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो सप्लाई बढ़ेगी। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, मार्केट साइज, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। अब इस चैप्टर का 6th कॉन्सेप्ट समझेंगे, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। ये दोनों बड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है, ऐसा ही डिमांड के चैप्टर में भी होता है। ये जो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, और जो चेंज इन सप्लाई होता है ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। मतलब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में सप्लाई का जो कि पॉजिटिवली स्लोप होता है उसमें अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। अपवर्ड मूवमेंट को एक्सपेंशन कहते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। एक्सपेंशन प्राइस में इंक्रीज की वजह से होता है और कॉन्ट्रैक्शन प्राइस में डिक्रीज की वजह से होता है।
और शिफ्ट इन सप्लाई का होता है ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। इंक्रीज इन सप्लाई में सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट करता है और डिक्रीज इन सप्लाई में सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है। ये ध्यान में रखेंगे। अब सेवेंथ कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का जो है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या कहा हुआ है कि keeping all other factors constant, there is direct relationship between the price of the commodity and its quantity supplied। इसमें सारे फैक्टर्स प्राइस को छोड़कर कांस्टेंट मान लेते हैं और तब सप्लाई जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ती है, इसलिए सप्लाई का सब पॉजिटिव ही स्लोप होता है। अब इस चैप्टर का एट्थ टॉपिक लास्ट टॉपिक देखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी का मतलब डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ ए वेरिएबल टू चेंजेस इन अनदर वेरिएबल। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब ये हुआ कि चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। इसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जैसा ही कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का भी मतलब होता है न्यू क्वांटिटी सप्लाइड minus original quantity supplied upon original quantity supplied into 100 upon percentage change in price का मतलब होता है change in price मतलब new price minus original price upon original price into 100। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं डेल्टा Q upon डेल्टा P into P upon Q। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर का कोई यूनिट नहीं होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में एक पॉइंट और है, टाइप्स या डिग्रीज या काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये 5 होते हैं। सबसे पहला होता है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, किसी कमोडिटी की सप्लाई को परफेक्टली इलास्टिक तब कहते हैं when quantity supplied of a commodity does not change at all due to any change in price। मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं हो और क्वांटिटी सप्लाइड इनफाइनाइटली एक्सपैंड हो जाए या कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। यहाँ इलास्टिसिटी का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, अनडिफाइंड होता है। दूसरा और परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का टर्म हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। वैसे ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन होता है, इमेजिनरी कंडीशन होता है। रियल लाइफ में परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का केस बहुत रेयर होता है। दूसरी टाइप की इलास्टिसिटी है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। इसका मतलब होता है when quantity supplied of the commodity does not change at all due to any change in price। इसमें y एक्सिस पर जब प्राइस को दिखाते हैं, प्राइस को बढ़ाएं या कहते हैं क्वांटिटी सप्लाइड कांस्टेंट होती है, इसलिए परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई का कर्व वर्टिकल स्टेटमेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। ये भी एक इमेजिनरी कंडीशन होता है, इसके भी रियल लाइफ में एग्जांपल बहुत कम होते हैं। तीसरे टाइप की इलास्टिसिटी है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का मतलब होता है when percentage change in quantity supplied and percentage change in price are the same। इसमें सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप होता है। फोर्थ टाइप की इलास्टिसिटी होती है इलास्टिक सप्लाई या हाईली इलास्टिक सप्लाई या मोर देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई। when percentage change in quantity supplied is more than the percentage change in price, then elasticity of such commodity is called elastic, highly elastic। फिफ्थ टाइप है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई या लेस देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई। इसका मतलब होता है when percentage change in quantity supplied is less than percentage change in price। इसमें सप्लाई का या स्टीपर होता है क्योंकि क्वांटिटी सप्लाई में कम चेंज होती है, प्राइस में ज्यादा चेंज होती है।
अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सप्लाई कर्व। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी सप्लाई को दिखाते हैं, वाई एक्सिस पर प्राइस को दिखाते हैं। तो दो सप्लाई कर्व एस एस और S1 प्लॉट करते हैं और वो दोनों इंटरसेक्टिंग होने चाहिए। जहां वो इंटरसेक्ट करें उसको पॉइंट पी से डिनोट कर दिया और उसके पैरेलल वाई एक्सिस को कनेक्ट किया और उसका एक नाम दे दिया P1 और या P1 लिख दिया और उसके परपेंडिकुलर क्वांटिटी सप्लाई को मिला दिया। अब इलास्टिसिटी का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस, और चेंज का मतलब दो होता है, या तो इंक्रीज या डिक्रीज। तो प्राइस को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, अपने कन्वीनियंस से ले लेंगे, हम लोग प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर प्राइस को इंक्रीज किया तो और कोई इंक्रीज प्राइस पर एसएस कर्व और S1 कर्व को कनेक्ट किया तो एसएस कर्व में जो क्वांटिटी और एसएस कर्व की क्वांटिटी और प्राइस का लाइन जहां पर टच करते हैं उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया, उसका नाम और एक्सिस पर उसका नाम Q1 लिख दिया और S1 पर ड्रॉ किया, उसको Q2 से ड्रॉ किया। तो ये देखते हैं कि जब प्राइस बढ़ी तो एस मतलब स्कैटर सप्लाई कर्व में कम चेंज, जो स्टीपर सप्लाई कर्व है उसमें क्वांटिटी सप्लाई में कम चेंज हुआ, स्कैटर में क्वांटिटी सप्लाई में ज्यादा चेंज हुआ। तो ये कह सकते हैं कि जो फ्लैटर सप्लाई कर्व होता है उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है और जो स्टीपर सप्लाई कर्व होता है उसकी इलास्टिसिटी कम होती है। बाकी बुक्स में जितने इनको बुक चैप्टर को थॉरली पढ़ेंगे, मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया उसे भी सुन लेंगे और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं सबको करने की कोशिश करेंगे, तो इस चैप्टर पर अच्छा कमांड आ जाएगा और इस चैप्टर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं।